सादर प्रणाम। नमस्कार। आप सभी का सादर अभिनंदन। उम्मीद है आप स्वस्थ, कुशल एवं प्रसन्न हैं होंगे। मार्केट में लंबी गिरावट का दौर चला। पिछले 7 महीनों से हम अपने हिस्टोरिकल हाई 62,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसेक्स से आज 54,000 पे 8,000 नीचे, यानी लगभग 13% नीचे चल रहे हैं। परिस्थितियां आगे और भी कुछ खराब हो सकती हैं, लेकिन इन खराब और अच्छी परिस्थितियों के अवलोकन के बारे में एक विस्तृत जानकारी, एक विस्तृत बातचीत, कहाँ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है, किस नज़रिए से लॉजिक के साथ बात करना आवश्यक हो जाता है। ये मेरी नैतिक के साथ साथ मौलिक दायित्व की श्रेणी में आता है कि मैं आपके निवेश के सलाहकार के रूप में आपको वर्तमान परिस्थितियों से अवगत करा दूं। तो अब बात करते हैं मार्केट में गिरावट। मार्केट में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय गिरावट है, जो कि पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट होने के कारण आपके बाजार में गिरावट आई है। और इस गिरावट का कारण और इस गिरावट की में आपकी स्थिति और आगे के भविष्य पर, आगे की गिरावट की क्या स्थिति होगी, इस पर बातचीत करना ही आज की इस चर्चा का उद्देश्य है। अमेरिका सहित भारत की अमेरिका सहित विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड के दरमियान नोट छपाई के माध्यम से, डॉलर की छपाई के माध्यम से, सस्ती ब्याज दरों के माध्यम से रुपयों से बाजार को पाट दिया, रुपयों से बाजार को पाट दिया। अब जब स्थितियां नियंत्रण में आई, कोविड दूर हुआ या कोविड की जो विभीषिका थी उसमें कमी आई, तो बाजार में जो सरप्लस पैसा फ्लो कर गया, जिसके कारण अचानक से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ गई, जिनके कारण महंगाई का रौद्र रूप देखने को मिला। अमेरिका जहां 40 साल के हिस्टोरिकल महंगाई के हाई पर चला गया, भारत में भी कमोबेश स्थितियां मिलती जुलती, तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही। अब इन परिस्थितियों में महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने तरलता को कम करने के लिए ब्याज की रेटों को बढ़ाने का काम किया। अमेरिका में जहां फेड ने रेटें बढ़ाई, वहीं भारत ने भी रिजर्व बैंक के माध्यम से रेपो रेट को बढ़ा करके तरलता को कम करने का प्रयास किया, ताकि महंगाई नियंत्रण में रह सके। महंगाई को नियंत्रण में रखना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि महंगाई अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो आप फिर आपकी इकोनॉमी आपके बस में नहीं रहेगी। क्रूड ऑयल की प्राइसेज बढ़ना महंगाई का एक दूसरा बड़ा कारण रहा, तरलता के अलावा। क्रूड ऑयल की प्राइसेज रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेज बेकाबू हो गई, और उन बेकाबू होती कीमतों ने महंगाई को और हवा दे दी, जिसके कारण आपकी इकोनॉमी पर चोट लगी। अब दुनिया के अलावा भारत की बात करें, आपकी बात करें, आपके देश में भी मुद्रा का अवमूल्यन डॉलर की तुलना में हुआ है। जहां डॉलर हम 74-75 रुपए ट्रेड कर रहे थे, आज 78-79 रुपए की रेट पर चले गए। इसका मतलब हमारी मुद्रा में भी 4 रुपए के आसपास का फॉल, जो कि 5% से ज्यादा का फॉल है, हुआ है। लेकिन इसी समय अगर आप बाकी अर्थव्यवस्थाएं, जो आपके पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्थाएं हैं या इमर्जिंग इकोनॉमी जितनी भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिकन डॉलर की तुलना में जो गिरावट आई है, उनका जो गिरावट है वो हमारी गिरावट से कहीं ज़्यादा है। संतोष की बात यह है कि हम गिरे कम हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमारे यहाँ चीज़ें अभी भी नियंत्रण में हैं। हम श्रीलंका या दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, हमारे पड़ोस की छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी तुलना में अभी हम स्टेबल पोजीशन में हैं, और आगे भी हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बात करें, जीडीपी के बारे में बात करें, या नेट प्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो कहीं भी स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन नियंत्रण से बाहर नहीं है। ऐसा हमारा स्टडी के हिसाब से हमने आपसे शेयर किया। किसी भी चीज़ के बारे में माइक्रो लेवल पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है कि अगले पल क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है, शेयर बाजार का सेंसेक्स कल बढ़ेगा या घटेगा, इस बारे में बात करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मैक्रो लेवल पर 5 साल के व्यू के साथ, 10 साल के व्यू के साथ अगर हम बात करते हैं, तो वो बात जो है वो सही साबित
हो सकती है, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर लंबे समय का प्लानिंग या लंबे समय के बारे में, दीर्घकाल के बारे में कुछ बता पाना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सटीक और ज़्यादा सही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि माइक्रो लेवल पर बात नहीं की सकती है, मैक्रो लेवल पे बात करते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत में जो इंडिकेटर हैं इकोनॉमी के प्रोग्रेस के, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2013-14 में, 2014-15 में हम कहाँ थे और आज 2021-22 में, 22-23 में हम लोग कहाँ पर हैं। तो जिन ये जो पैरामीटर्स हैं, इनको मापने के कुछ तरीके हैं। ब्लूमबर्ग, है ना, आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्लूमबर्ग और एमएससीआई जैसी संस्थाएं हैं जो कई सारे पैरामीटर्स पर अर्थव्यवस्थाओं को जज करती हैं, उनके बारे में मूल्यांकन देती हैं। तो अब बात करते हैं भारत के बारे में। भारत की इकोनॉमी की साइज जो है जीडीपी के मामले में जो रैंक आती है, तो विश्व में 2014 में जहां हम 10वें रैंक पर थे, वहां हमारा रैंक अपग्रेड करके हम छठी अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हुए हैं। और ग्लोबल जीडीपी में जो हमारा शेयर किसी समय में 2.6 2014 में हुआ करता था, आज 3.2 है। और ग्लोबल ट्रेड में भी हमारा शेयर जो है 2% से बढ़ करके स्लाइटली बढ़ा है, 2.2 हुआ है। ऑटो प्रोडक्शन में जहां हम 7वीं रैंक पर थे, अभी हम चौथी रैंक पर आ गए हैं। और सबसे बड़ा जो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है पिछले 8 सालों में, वो मोबाइल के प्रोडक्शन में, जहां हम 12वें स्थान पे दुनिया में थे, अब हमारी रैंक जो है अपग्रेड होकर के हम सेकंड पोजीशन पर नेक्स्ट टू चाइना हैं। स्टील प्रोडक्शन में भी चौथे स्थान पर थे 2014 में हम, और आज हम विश्व में नंबर 2 पर स्टील प्रोडक्शन में आ गए हैं। इस तरह से करके हमारी इकोनॉमी में जो प्रोग्रेसिव फैक्टर्स आर हो रहे हैं, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ब्रिक्स, जो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और श्रीलंका का एक समूह है, उसमें हमारा वेट, भारत का वेट 2014 में 13.5% था, जो बढ़कर के अभी 21% हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में हमारी रैंक 142वीं थी, जो अभी बढ़ करके 63वीं रैंक हो गई है। तो इन सभी बातों के मद्देनज़र एक बात तो तय है कि भारत में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे बड़ी ये जो हमारी ताकत है, हमारा अपनी यूथ जनरेशन, युवाओं की संख्या वाला देश है भारत, जिसमें युवा एक शक्ति है। युवा शक्ति को आप ऐसे समझिए कि प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन कौन करता है? युवा। और कंजम्पशन कौन करता है? युवा। और इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, करने के लिए जो आवश्यक तत्व है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, दोनों तत्वों में आप आगे हैं। आपको लंबे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका निवेश अगर घट गया है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ये मार्केट की ब्यूटी है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गिरावट, तेजी, मंदी मार्केट का स्वभाव है। और मंदी के समय में निवेश जो होता है, वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाता है साधारण तेजी के दिनों में किए हुए दिनों की तुलना में। अब आप ऐसे समझिए, आपने नवंबर में 62,000 इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट किया और आज आप 54,000 के इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए 1 साल बाद सेंसेक्स, या 2 साल बाद सेंसेक्स में उछाल आता है और सेंसेक्स 70,000 चल जाता है। तो 62,000 के इंडेक्स पर जहां 10-12% का आप साधारण रिटर्न बनाएंगे, वहीं 54,000 के इंडेक्स पर आपके इन्वेस्टमेंट में 16% की ग्रोथ आएगी, जो कि 30% के आसपास का रिटर्न बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो गिरावट के समय में अपने निवेश को रोकना या निवेश ना करना निवेश के साथ अन्याय है। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि अपना निवेश जारी रखिए, बल्कि कुछ निवेश को बढ़ा दीजिए, एक्सेलरेट कर दीजिए, क्योंकि ये दिन भी चला जाएगा। अभी अगर अच्छा दिन है तो आप ज़्यादा खुश ना हो, और अगर खराब दिन है तो आप ज़्यादा दुखी ना हो। सब समय एक समान नहीं होता है और इन समय का परिवर्तन आवश्यक है, और ये परिवर्तन नितांत है, अवश्यंभावी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक माफ हो। आप आप जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप मुझसे जब भी चाहें राय लीजिए, विचार दीजिए, अपनी बात बताइए, मन की बात कहिए, मन की बात सुनिए। एक बार फिर से नमन। जय हिंद। आप सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्ते।